साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अंबेडकर की 134वीं जयंती पर 25 अप्रैल 2025 को आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज हम चर्चा करेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर जीवित होते तो क्या व्यवस्था परिवर्तन हो गया होता? क्या मनुवादी सरकार, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार सत्ता में होती या न होती? क्या पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिल गया होता, या फिर बाबा साहब अंबेडकर को मनुवादी ताकतें जेल में डाल दी होती? साथियों, मैंने गहन चिंतन मनन किया इस विषय पर, तो जो निष्कर्ष निकला उसे तो हम आपको रूबरू करेंगे ही, लेकिन मैंने आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी में ग्रोक एआई से मैंने बात किया, सवाल पूछा और जो कुछ उसने उत्तर दिया है कि बाबा साहब अगर आज होते तो क्या स्थिति होती, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, बड़े पैमाने पर जन जन तक पहुंचाइए, साथ ही लाइक भी कर लीजिए। धन्यवाद। तो आज पूरे देश भर में, या यूं कहें कि दुनिया के देशों में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में बाबा साहब ने जन्म लिया था, और उन्होंने अपने 66 वर्ष की उम्र में जो कुछ किया वह न सिर्फ बहुजन समाज के लिए बल्कि 140 करोड़ लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सबसे बड़ा योगदान इस देश के लिए है वह है संविधान का निर्माण करना और ओबीसी, एससी, एसटी को उनके हक अधिकार देना, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना, जाति प्रथा का खत्म करना, और साथ ही ब्राह्मणवाद के खात्मे के लिए उनका बृहत्तर प्रयोग जो उन्होंने किया था, आज भी उसे याद किया जाता है। और उनके रास्ते पर चल करके आज भी लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके बहुजन समाज के लोग तथागत बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर रहे हैं। उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं के साथ, जिन 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दीक्षा भूमि नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया था 5 लाख दलित अनुयायियों के साथ। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, और उनका मिशन पूरा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, बाबा साहब के आदर्शों, उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आज अगर दलित समाज, ओबीसी समाज, आदिवासी समाज जागृत हो गया है और वह अंबेडकरवादी बन करके बाबा साहब के आदर्शों को आगे बढ़ा रहा है, मनुवाद से लड़ाई लड़ रहा है, और जिन मुद्दों को लेकर के बाबा साहब ने लंबी लड़ाई लड़ी थी
उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है, तो हम समझते हैं कि यह देश के लिए, बहुजन समाज के लिए बहुत शुभ और अच्छा है। हमारे देश में असमानता किसी न किसी रूप में आज भी व्याप्त है। आज भी ओबीसी समाज की गणना तक कराने के लिए मनुवादी सरकार तैयार नहीं है। आरएसएस के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मोदी सरकार संविधान को खत्म करने और हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में जितना तेजी से आगे बढ़ी है, पर्दे के पीछे, हम समझते हैं कि यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम हो रहा है और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को, उद्देश्यों को बचाने के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी होगी और जन आंदोलन करना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज वह लोग भी याद कर रहे हैं जो बाबा साहब से जलन रखते हैं, बाबा साहब से नफरत करते हैं। आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भगवा संगठनों के लोग भी आज बाबा साहब को याद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक नारा उछाला है आज के दिन। वह नारा क्या है? बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीजेपी करेगी पूरा। तो क्या उनका यह नारा एक छद्म नारा, एक धोखा देने वाला नारा नहीं है? इस पर बहुजन समाज को आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। जो पार्टी संविधान को बदलने की बात कर रही थी लोकसभा चुनाव के दौरान, वही पार्टी अगर बाबा साहब के मिशन को पूरा करने की कस्में खा रही है तो इसे एक चुनावी ढोंग माना जाएगा, वोट हथियाने का हथियार माना जाएगा और इसी तरह से वह वोट हथियाने के लिए पता नहीं कितने झूठ और जुमले ओबीसी, एससी, एसटी समाज को सुना करके 5 किलो राशन दे करके वोट हासिल करती रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बाबा साहब को याद कर रही है, बाबा साहब के मिशन को पूरा करना चाहती है? अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से बाबा साहब के मिशन को पूरा करेगी तब भारतीय जनता पार्टी खुद खत्म हो जाएगी, आरएसएस खत्म हो जाएगा, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग करेंगे? आज सोशल मीडिया पर इसी मनुवादी पार्टी के द्वारा, इसी आतंकी आरएसएस के द्वारा मूर्ख दिवस ट्रेंड कर रहा है। मूर्ख दिवस ऑफिशियली 1 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन 2 हफ्ते बाद मूर्ख दिवस बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर मनुवादी कट्टरपंथी मना रहे हैं। और सिर्फ मूर्ख दिवस ही नहीं ट्रेंड हो रहा है, बल्कि ब्लैक डे के रूप में भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। लेकिन उन्हें सपोर्ट करने वाले ओबीसी, एससी, एसटी के कुछ ही लोग हैं जो अनपढ़, गंवार और जाहिल हैं, जिनके ऊपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कुछ किया है उनके लिए उसका असर तो पड़ा है, लेकिन फिर भी वह मनुवादी सरकार के मनुवाद को ढो रहे हैं। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ऐसा संगठन और एक ऐसी पार्टी है जो ओबीसी, एससी, एसटी समाज को फिर से वर्ण व्यवस्था के दंश में झोंकना चाहती है। जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था 25 दिसंबर 1927 को, उसी मनुस्मृति को भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदू संगठन शंकराचार्य तक अपना आदर्श मानते हैं। उसे भगवत गीता
और रामायण से ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर और भगवाधारियों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है, या यूं कहें बहुत बड़ी खाई है। उस खाई को, उस दीवार को गिराया नहीं जा सकता। और अगर अंबेडकर के प्रति आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कुछ लोग विनम्र हो गए हैं, खास करके नेता, तो यही माना जाएगा कि वोट हासिल करने की उनकी फितरत है। बिहार में चुनाव नज़दीक है और बिहार में जय भीम पदयात्रा निकाली जा रही। अंबेडकर के नाम पर तमाम सम्मेलन, बैठकें, जुलूस, धरना, प्रदर्शन सब कुछ हो रहा है आज के दिन। तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से बाबा साहब को याद कर रही है? कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कभी भी बाबा साहब को दिल से, ईमानदारी से याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ही उनके सबसे बड़े घोर शत्रु हैं। आरएसएस का कहना है कि उसके 3 दुश्मन हैं, पहला मुस्लिम, दूसरा ईसाई और तीसरा कम्युनिस्ट। लेकिन देखने में यह आता है कि उनके सबसे बड़े दुश्मन दलित हैं, सबसे बड़ा दुश्मन संविधान है, सबसे बड़ा दुश्मन लोकतंत्र है, और इसे खत्म करने की बातें आए दिन सुनने में आती है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें आती हैं, संविधान को खत्म करने और मनुस्मृति को लागू करने की बातें आती रहती हैं, शपथें खाई जाती हैं। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 22 शपथ लेकर के धर्म परिवर्तन किया था और बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उसी तरह से आज के कट्टर हिंदू मुट्ठी भर सवर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने और संविधान का राज खत्म करने की शपथें एक जगह नहीं अनेकों जगह खा चुके हैं और इनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। तो कैसे माना जाए कि नरेंद्र मोदी, शाह और भागवत अंबेडकर को ईमानदारी से याद कर रहे हैं? संविधान को खत्म करने का मतलब कि बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को खत्म करना है। तो फिर वही सवाल उठता है कि अगर आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते तो भारत की स्थिति कैसी होती? 85% बहुजनों की स्थिति सुधर गई होती, व्यवस्था परिवर्तन हो गया होता या नहीं हुआ होता? नहीं हुआ होता तो वह संघर्ष करते रहते, और अगर हो जाता तो उसे और धारदार बनाने, टिकाऊ बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लड़ाई लड़ते होते, कलम से, विचारों से और अपने भाषणों से, जैसा कि वह लड़ते थे। उन्होंने हथियार की लड़ाई कभी नहीं लड़ी और लड़ने के लिए कहा भी नहीं कि हथियार उठाओ। लेकिन आज की जो स्थिति है, जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी पर अत्याचार हो रहा है, आज भी उत्तर प्रदेश में एक दलित को जिंदा जला दिया गया। अभी 2 दिन पहले रामजी सुमन जो कि एमपी हैं, उन्हें मारने के लिए करड़ी सेना पहुंच गई, और करड़ी सेना को लेकर के जो विवाद छिड़ा हुआ है, यह सवर्णवादी संस्था या यूं कहें कि राजपूतों की संस्था जितना खून खराबा पर आमादा है, ऐसे अनेकों संगठन हैं जो कि ओबीसी, एससी, एसटी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। हाँ, तो साथियों, मैंने ग्रोक से जो कुछ पूछा, ग्रोक ने, एआई ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। आपसे हम कुछ शेयर करना चाहेंगे, और उसके पहले आप यह जान लीजिए कि ग्रोक एक नई टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका से आई है, एक्स ट्विटर के साथ।
और ग्रोक से कोई भी सवाल कीजिए तो वह धड़ल्ले से बेबाक उत्तर देता है, बगैर किसी डर और भय के। चाहे जिस तरह का सवाल आप कीजिए, हर सवाल का जवाब इस तरह से देता है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी उसके सामने फेल हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले ग्रोक से पूछा कि बाबा साहब के बारे में वह जानकारी दीजिए जो जानकारी अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं या लोग जानते ही नहीं हैं। तो उसने क्या कहा, आप सुनिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले वह व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी अर्थशास्त्र में किया 1916 में। दूसरी बात जो उसने कही कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं 14 अक्टूबर 1956 को लेकर के जिस तरह से धर्म परिवर्तन किया, हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण किया, आज भी ब्राह्मणों को यह बात खलती है। और जिस तरह से 22 प्रतिज्ञाओं में तमाम देवी देवताओं को शामिल करके उनकी पूजा अर्चना न करने, उनका बहिष्कार करने का ऐलान बाबा साहब ने किया था, वह एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था 1956 में। उसने तीसरी बात कही कि अशोक चक्र की डिजाइन, जो कि तिरंगा झंडा में 24 तीलियों के साथ नीले रंग का है, उस अशोक चक्र की डिजाइन का विचार, तिरंगा में लाने का विचार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। और यह विचार उनका बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने, हिंदू धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म को संविधान, लोकतंत्र और इस देश की प्रगति में शामिल करने का बाबा साहब का इरादा था और वह इरादा कामयाब हुआ। चौथी बात ग्रोक ने बताई कि बाबा साहब संविधान निर्माता, एक बड़े अर्थशास्त्री, कानून के जानकार, सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा तो थे ही, वह एक संगीतकार के रूप में भी जाने जा सकते हैं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी। ग्रोक ने बताया कि शास्त्रीय संगीत में वायलिन बजाने का उन्हें बड़ा शौक था। कभी कभी वह रात में किताबें लिखते समय, पढ़ाई करते समय वायलिन भी बजाती थी। उनका यह शौक था और इस शौक की जानकारी उनके परिवार को भी नहीं थी, लेकिन एक दिन रात में वायलिन बजाते हुए उन्हें उनके परिवार के लोगों ने सुना तो सबको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले भारतीय हैं जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई किए। कानून की पढ़ाई उन्होंने की और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और डीएससी की उपाधि ग्रहण की। उन्होंने जो थीसिस लिखा था वह थीसिस थी द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। छठी बात ग्रोक ने बताई, महिलाओं के अधिकारों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी लड़ाई लड़ी है। वह सिर्फ दलित, ओबीसी, एससी, एसटी को आगे बढ़ाने का काम नहीं किए, बल्कि हर समुदाय, हर जाति की महिलाओं के लिए भी लड़ाई लड़ी। 1951 में हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार करके हिंदू कोड बिल में महिलाओं को अधिकार देने, तलाक से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, विवाह से संबंधित और तमाम तरह के
अंधविश्वास पाखंड से मुक्ति पाने से संबंधित बातें कोड बिल में ला करके बाबा साहब ने महिलाओं के लिए, सभी जाति धर्म की महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी थी। हालांकि यह लड़ाई अधूरी रह गई थी, पूरी तरह से हिंदू कोड बिल लागू नहीं हो सका था। ग्रोक ने 7वीं बात बताई कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बड़े पत्रकार भी थे। उन्होंने 3 अखबार और मैगजीन निकाले, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। इन अखबारों और मैगजीनों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी बात कहते थे और सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना विकसित करने के लिए बड़े राजनेताओं से अपनी बात मनवाने के लिए इन अखबारों का, मैगजीनों का उपयोग करते थे और खुद ही वह पत्रकारिता करते थे। 8वीं बात ग्रोक ने बताई कि बाबा साहब जापानी बुद्धिस्टों, जापान के बुद्धिस्ट या भंते भिक्षुओं से उनके घनिष्ठ संबंध थे। उन्होंने जापान के बौद्धों से मुलाकात किया और बौद्ध दर्शन पर गहन चर्चा, विचार विमर्श किया। अगला सवाल मैंने किया ग्रोक से कि भारत में आज मनुवादी राज है। अगर इस मनुवादी राज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते तो क्या जेल में होते? ग्रोक ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज होते तो शायद जेल में नहीं होते, बल्कि वह व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ते होते। ब्राह्मणों, ठाकुरों और वैश्यों को उनकी औकात बताने के लिए और उनके पास जो संपत्ति, प्रॉपर्टी जमाने से सुरक्षित है, उसमें अधिकार ओबीसी, एससी, एसटी को दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते और उस लड़ाई में कामयाब भी होते। बाबा साहब की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती मनुवादियों के द्वारा। वे अपने लेखन और विचारों और सामाजिक न्याय की लड़ाई से सत्ता को चुनौती देते। समानता और संविधान की रक्षा के लिए उनका संघर्ष और तेज होता। राजनीतिक परिवर्तन ही नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन बहुत हद तक हो गया होता और कोई भी संगठन या व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बनाने, संविधान को खत्म करने की बात सोच भी नहीं सकता था बाबा साहब के रहते हुए। मैंने तीसरा सवाल ग्रोक से पूछा तो ग्रोक ने बताया, सवाल था आज बाबा साहब होते तो क्या हिंदू राष्ट्र का विरोध करते? मनुवादी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते? ग्रोक ने कहा, नमस्ते भाई, बाबा साहब का फोकस समानता, न्याय, सामाजिक सुधार पर होता। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर वो विचलित तो जरूर होते, उसकी कड़ी आलोचना भी करते और किसी भी सूरत में हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देते, क्योंकि उन्होंने 1940 में ही कह दिया था कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र कभी मनुवादियों के द्वारा बनाया जाएगा तो वह हिंदू राष्ट्र ओबीसी, एससी, एसटी के लिए विपदा, आपदा और त्रासदी होगा। उस त्रासदी को बाबा साहब अंबेडकर अगर होते तो देखना नहीं चाहते और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बीजेपी और आरएसएस के लोग सोच भी नहीं सकते थे बाबा साहब के रहते हुए। वो सत्ता ही नहीं व्यवस्था बदलने की बात करते।
लेकिन संविधान और लोकतंत्र के रास्ते से व्यवस्था परिवर्तन करते अराजकता और हिंसा के रास्ते उन्हें पसंद नहीं थे। बाबा साहब का रास्ता बुद्धि, संगठन और शिक्षा का था। मैंने एक और सवाल किया कि बाबा साहब पर गूढ़ गंभीर जानकारी देने के लिए शुक्रिया भाई ग्रोक। तो ग्रोक ने कहा हाँ, और मैंने यह भी कहा कि अगर आप इंसान होते तो बाबा साहब पर गंभीर जानकारी देने के लिए और आपकी विद्वत्ता के लिए आपको भारत रत्न देने की पेशकश की मांग हम करते मोदी सरकार से। तो ग्रोक कहता है हा 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 हा, धन्यवाद भाई। बाबा साहब के बारे में बात करना हमेशा गर्व की बात है। कितनी बड़ी बात है। बाबा साहब के बारे में बातें करना हमेशा गर्व की बात होती है। भारत रत्न तो बहुत बड़ा सम्मान होता है, पर मैं तो बस ग्रोक हूं, एआई हूं, जो कि इंसान के द्वारा बनाया गया हूं। डाटा कलेक्ट करके आपके पास पहुंचाता हूं, दिल से दिल तक बातें पहुंचाता हूं। हमें क्या भारत रत्न मिलेगा भाई। और बोला कि अगर आप चाहते हैं कि हमें भारत रत्न मिले तो एक ट्वीट कर दीजिए एक्स पर। हो सकता है कि मोदी का दिल पसीज जाए और वह इंसान के अलावा टेक्नोलॉजी को भी भारत रत्न देने लगे। तो साथियों, ये रहा आज का विश्लेषण और मैंने एआई का भी उपयोग किया, ग्रोक का भी से भी सवाल किया और अपने सवाल और उसके जवाब भी आपके सामने रखे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि उनके बताए रास्ते पर चलिए, इस देश को, इस संविधान को, भारत राष्ट्र को बचाइए मनुवादी शक्तियों से। यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। समानता, बंधुता, सामाजिक न्याय की उनकी अवधारणा को आगे बढ़ाइए, लड़ाई लड़िए और जीतिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी हमारी बातों से और ग्रोक की बातों से अवगत हो सके।